नमस्कार प्यारे छात्रों, सीजन 3 के सेशन 20 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का काम शुरू करते हैं। आई होप आपने अभी तक की पूरी सीरीज बहुत बढ़िया देखी है। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, आपकी तरफ से ये समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं सेशन नंबर 20, जिसमें मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज का कंपाइलेशन लाया हूं। फिर से आपको बता दूं, इस सप्ताह का हमारा शेड्यूल 100% पूरा फॉलो हो रहा है। सब कुछ टाइम पे रिलीज हो रहा है, कहीं कहीं थोड़ा डिले होता है, लेकिन वी ट्राई टू कैच अप। कोशिश करेंगे विद एवरी पासिंग वीक ये और टाइट होता चला जाए। नेक्स्ट, हमने आज हमारा तपस्या का सेशन रिलीज कर दिया, लाइफ ऑन वीनस। उसको आप जरूर देख लेना, मिस मत करना, अद्भुत सेशन बना है। और कल हमारा तपस्या का अगला सेशन आने वाला है। मॉर्निंग 7:30 एप्टी के हमारी क्लास आप बिल्कुल अटेंड करें। सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं। पावर ऑफ एप्टी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत प्यारी सीरीज है। तो कल सुबह 7:30 बजे इसी चैनल पर मिलिएगा। और पावर ऑफ एप्टी में संडे सुबह 7:30 बजे हमने एक लाइव क्विज, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो भी अरेंज कर दी है। और ये बाकी की सारी सेवाएं भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पावर ऑफ एप्टी की अपनी साइट भी है, आप उसमें जरूर एनरोल करें, लिंक हमने दी हुई है। शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कोरोना वायरस के चलते जहां एक और डिजिटलाइजेशन में बहुत गति आई है, डिजिटल कंपनीज की, ई कॉमर्स कंपनीज की, आईटी कंपनीज की एक तरह से चांदी ही हो गई हम कहेंगे, बिकॉज वेरी लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द ऑफलाइन बिजनेसेस टर्न टू ऑनलाइन। कितना सस्टेनेबल मॉडल होगा वो आगे देखेंगे, बट देयर इज अ डार्कर साइड टू इट। ये जो पूरी कहानी, जो पूरा मूवमेंट हुआ है ऑफलाइन ऑनलाइन और वगैरह वगैरह, इसका एक बहुत काला पहलू भी है, श्याम पक्ष भी है। और वो ये है दैट देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड से हमारा आशय यहां है ये ऑनलाइन दुनिया, ये साइबर वर्ल्ड, क्योंकि सब कुछ बेसिकली क्लाउड में है। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज नथिंग बट डेटा सेंटर्स विच होल्ड ऑल द डेटा ऑफ ऑल ऑफ अस एंड विच कैन बी एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। तो ये है क्लाउड की परिभाषा। तो हमारा आज का पहला ऑफिशियल सवाल भी नोट कर लो। वॉलंटियर्स क्वेश्चंस को कंपाइल करो, कमेंट थ्रेड में क्वेश्चंस की लिस्ट दो और आंसर्स भी दो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लाउड? कितना सरल सवाल है, लेकिन जवाब देने में कई बार अटक जाती है। पोस्ट कोविड द रिस्क फॉर कंपनीज ड्यू टू साइबर अटैक्स है शॉर्ट अप। अब हुआ यह है कि 2020 में कंपनियों को अचानक से यह समझ में आने लगा है कि ये ऑनलाइन 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 तो ठीक है, लेकिन साइबर हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए। इनफैक्ट कोविड आने के पहले ही भारत में जनवरी फरवरी मार्च 2020 में 52 लाख साइबर अटैक्स रिपोर्ट किए गए थे। अब क्या हो रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनका बहुत सारा व्यापार अब ऑनलाइन चला गया है, उन्हें सरकारी नियमों के तहत दुनिया भर में और भारत में भी they have to do a lot of disclosures in their annual report and their shareholding meeting and the monthly reports etc. बड़ी कंपनियां छुपा नहीं सकती, छोटे छोटे एमएसएमईज तो कुछ भी करें किसी को पता नहीं चलता है। प्राइवेट कंपनियां भी अपनी हर चीज डिस्क्लोज नहीं करे चलता, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तो हर चीज पता नहीं है, जनता का पैसा लगा हुआ है। अब उसमें जब वो बताते हैं इतने साइबर अटैक हुए हैं, तो उसकी रेपुटेशनल रिस्क्स आर वेरी वेरी ह्यूज, क्योंकि सच बता के भी लोगों को तो डर ही लगेगा ना, और फिर उनके बिजनेस टूट जाते हैं। उसमें बहुत सारे कस्टमर स्विच ओवर हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि यहां पर बहुत सारा डेटा का ब्रीच हो गया था। हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा में सबसे ज्यादा दिक्कत है, और इसलिए कस्टमर चर्न रेट वहां पर काफी ज्यादा है। टेबल भी यहां हमने दिया है। लेकिन अब इसमें मुसीबत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें ब्रीच नोटिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। ब्रीच का मतलब होता है दीवार में सेंध लगना, मतलब आपके सर्वर्स में किसी ने सेंध लगा दी। उसका मटेरियल लॉस, मटेरियल इंपैक्ट क्या था क्या नहीं था वो तो बाद में, लेकिन इनके सर्वर में सेंध लगी, वो ब्रीच नोटिफिकेशन प्रोविजंस होंगे तो जनता को पता चलेगा, ये कानूनी रूप से। तो दोस्तों, जहां एक और ऑनलाइन गए हैं तो बहुत कुछ बचा भी है। कोविड में करेंगे क्या, लेकिन साथ ही साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई। तो मैंने सोचा आज आपको ये पहली खबर ही बता दूं। तो एक क्वेश्चन क्लाउड का था, हमारा दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। व्हाट आर द वेरियस रेपुटेशनल रिस्क दैट बिग कंपनीज आर नाउ फेसिंग बिकॉज ऑफ देयर बिजनेसेस गोइंग ऑनलाइन? जीएम क्रॉप भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें। तो ये जितने भी फसलें हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जीईएसी फाइनल अप्रूवल देता है, उसके बाद ही इनके फील्ड ट्रायल शुरू हो सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का मतलब होता है लेबोरेटरी में इनके अंदर जीन्स बदले जाते हैं। जैसे किसी सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का जीन निकाला और कपास के जीन में डाल दिया, मतलब ह्यूमन बींग्स आर एक्टिंग लाइक गॉड। हम फंडामेंटल मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे चेंज, तो ये खतरनाक साइंस है। इसलिए भारत में फॉर्चुनेटली इसको लेके सरकारों ने कभी भी बहुत ज्यादा जोश नहीं दिखाया है। अब कहानी क्या है? फाइनली बोरर रेजिस्टेंट, वो कीड़ा होता है बोरर, ब्रिंजाल यानी कि बैंगन,
अब सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 8 राज्यों में अलाउ किया। 10 साल पहले जयराम रमेश जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने उस पर पूरा का पूरा उसको बैन कर दिया था। जीएम ब्रिंजाल को आगे ले जाने से मना किया था। यह भारत की पहली एडिबल जीएम क्रॉप होगी। अभी तक केवल बीटी कॉटन है, कॉटन कोई खाता तो है नहीं सिवाय उस कीड़े के। तो यू हैव बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन, जो भारत में करोड़ों टन पैदा हुआ। लेकिन अब जीएम मस्टर्ड की सरसों के बीच में बात हुई, सरकार ने उस पर ब्रेक लगा दिया 2017 में, क्योंकि डर बहुत है ना कि इसके मानव पे असर क्या होगा। ये कोई 50 साल की स्टडी तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो 30 साल बाद मालूम चलेगा, पता चला घातक परिणाम आ गया। फिलहाल सरकार ने, जीईएसी ने एक कंपनी को अलाउ किया है कि भाई तुम्हारी 2 वैरायटीज हैं, जनक और बीएसएस 793, 8 राज्यों में ट्राई कर लो। एग्जाम वगैरह के लिए ये इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इनको पढ़ लेना। आते ही सेशन को लाइक करो, शेयर करो और कम से कम 2 से 3 कमेंट अलग अलग टेक्निकल चीजों पे करो, मेरे सवालों के जवाब दो, मजा आएगा। 8 राज्यों में अब इनके ट्रायल शुरू होंगे, लेकिन राज्य भी जरूरी नहीं कि अप्रूवल दें, बिकॉज मेनी स्टेट्स आर टोटली अगेंस्ट जीएम। बायोटेक फर्म्स लेकिन भारत की अचानक से बहुत खुश हो गई। ये टेक्नोलॉजी जो है ये IARI की ही डेवलप की हुई है, मतलब हमारी लोकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ही है ब्रिंजाल वाली टेक्नोलॉजी। कई राज्य बोलते हैं कि जीएम टेक में बहुत खतरा है, खासतौर पर एडिबल जीएम टेक तो हमको चाहिए ही नहीं। अब सच्चाई यह है दोस्तों कि 2013 से बांग्लादेश ने बीटी ब्रिंजाल अलाउ किया हुआ है वहां, और वो भारत के फील्ड ट्रायल के लिमिटेड डेटा के दम पर बांग्लादेश की सरकार ने अलाउ कर दिया। तो वहां फुल स्केल में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन की खेती बांग्लादेश में चल रही है। अभी 2020 तक कोई खतरनाक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन भारत ने अलाउ नहीं किया था। अब ये जो बीटी ब्रिंजाल है प्यारे दोस्तों, हमारे भारत के किसान हजारों खेतों में अवैध रूप से पिछले 5 साल में फुल स्केल में उगा रहे हैं। होश उड़ गए सुन के? यही सत्य है। भारत के हजारों खेतों में बीटी ब्रिंजाल, जीएम एडिबल फूड क्रॉप बेधड़क उगाई जा रही है। इनमें से कईयों को सरकार ने बीच में गिरफ्तार भी, कितनों को कर लोगे आप? तो किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स आर सेइंग कि हमें ज्यादा उपज चाहिए, हम ऑलरेडी डेट में दबे जा, हमें तो भैया उपज चाहिए, पैसा चाहिए, और हमें बायोटेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है उस सेंस में। आपको फंडा समझ में आ गया? अब देखिए, अभी जो अप्रूवल है ये है फील्ड ट्रायल का, लेकिन उसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन की अप्रूवल स्टेट से आनी है, और वो ज्यादातर स्टेट्स देंगे ही नहीं, ऐसी आज की परिस्थिति है। मोदी वन सरकार ने जो है जीएम मस्टर्ड यानी सरसों की परमिशन नहीं दी थी। तो यह है फिलहाल भारत में आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलों की पूरी कहानी। मजा आया आपको? ठोको ताली। हमारा अगला सवाल फटाफट नोट करें। आज का तीसरा सवाल हो जाएगा, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू जीएम क्रॉप्स, बोथ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स इन इंडिया। OECD की रिपोर्ट आ गई है कि विश्व अर्थव्यवस्था सितंबर 2020 में अब कैसी जाती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पॉइंटर्स हैं, आइए समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अमीर देशों का समूह, पेरिस में हेडक्वार्टर, वो कहता है कि भैया ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड उतना भयंकर नहीं होगा जितना हमें 3 महीने पहले लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो गति पकड़नी है ऊपर की तरफ इकोनॉमीज ने, वो स्लो हो गई है। मतलब फिस्कल एंड मॉनेटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट्स विल नीड टू कंटिन्यू टिल दिसंबर 2021। अमीर देशों में गति कम हो गई है रिकवरी की, तो सारा सरकार का जो स्टिमुलस अमीर देशों में, और जो उनके सेंट्रल बैंकों की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज हैं, वो आपको लंबे समय तक सपोर्ट देना है, नहीं तो सब कुछ ठप हो जाएगा। 2020 जनवरी से दिसंबर का इनका अनुमान है कि 6% श्रिंक नहीं होगी, 4.5% श्रिंक होगी। ये इन्होंने पूरा का पूरा हिसाब दिया है। जो लाल है वो लेटेस्ट एस्टीमेट है इनका, ब्लू है वो जून का एस्टीमेट है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का एस्टीमेट जून में केवल 4% माइनस था, वो अब 10% माइनस में जा चुका है। आपको ग्राफ दिख रहा है कि नहीं? डेटा इंटरप्रिटेशन, ये है इंडिया। तो ये बात बिल्कुल अब क्लियर हो गई है कि भारत का आर्थिक संकुचन ऐतिहासिक रूप से बहुत खतरनाक स्तर पे जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। प्यारे दोस्तों, केवल एक G20 देश है चीन जो कि ग्रो हो रहा है। मुझे बड़ा शक होता है, चीन के डेटा पे बोलते हैं 0 कोविड केसेस, कैसे पॉसिबल है? आई एम वेरी सर्टन शी जिनपिंग साहब ने ऊपर से आदेश दिया है कि भैया सारा डेटा दबा दो, सब कर दो, वी डू नॉट मेंटेन एनी डेटा, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दे दो। मुझे पक्का लगता है नहीं हुआ, ओ दिन हुआ, 2 दिन हुआ।
मतलब वी डोंट मेंटेन एनी डेटा, और ज्यादा बोले तो दो दूंगा थू, मतलब गोली मार दो इसके भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा कल्लू मामा। तो ये है चीन की कहानी। अब सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं चलेगी कि क्या हो रहा है, लेकिन चाइना कहता है कि हमारी इकोनॉमी पॉजिटिवली ग्रो हो रही है, हो भी रही होगी, पता नहीं क्या है। देन वी कम टू द पॉइंट दैट यूएस में जो रिकवरी हुई है वो क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उन्होंने स्टिमुलस इंजेक्शन लगा दिया। अब ओईसीडी ने जो बोला है ना, ये भारत को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए सरकार को। ओईसीडी ने पश्चिम को वार्निंग दी है, तो भारत के लिए तो वो 2 से 3 गुना वार्निंग है कि असली खतरा यह है कि देयर कैन बी स्ट्रक्चरल लॉन्ग लास्टिंग डैमेज इन द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्रीज in terms of their capacity utilization potential, their corporate potential, their jobs potential। तो भारत के लिए भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, अगर उनके लिए तो हमारे लिए भी है। सरकार को बहुत सोचना चाहिए दीर्घावधि के, अगर ये ढांचागत प्रभाव आ गए तो इस पूरे डेकेड में हमारा संघर्ष चलता रहेगा। देयर इज नो वी शेप रिकवरी हैपनिंग। तो आज के बाद कोई आपको अगर वी शेप रिकवरी बोले तो उसको आप सैल्यूट करके तेजी से निकल जाइएगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी दुनिया में नहीं हो रही है, ओईसीडी ने बोल दिया है। और कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी बोल दिया कि भारत में वी शेप रिकवरी नहीं है। 3 दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मैंने पढ़ाया आपको, के सुब्रमण्यम बोले इंडिया विल हैव अ वी शेप रिकवरी। कल आरबीआई के गवर्नर दास बोले इंडिया विल नॉट हैव अ वी शेप रिकवरी। आज मैं बोल रहा हूं कि मुझे तय करके बता दो मुझे क्या पढ़ाना है। बहुत कंफ्यूजन है भाई, आपस में बात करके बैठ के तय कर लो, बच्चों को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो बेचारे। इंडिया इज डूइंग बैडली, श्रिंकेज 10% होगा, और वायरस जो लगातार अलग अलग देशों में बार बार फूट के निकल रहा है वो थोड़ी चिंता का विषय है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, प्रेजेंट 3-point समरी ऑफ द ओईसीडी एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से इसके जवाब दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। ट्रंप कहते हैं नो सर, I did not downplay the virus at all. In fact, I upplayed it. मैं मानता हूं इस बंदे को यार, मतलब you just cannot corner him। वो अपना स्टेटमेंट 1 मिनट में बदल के 180 डिग्री उल्टी बात करने लगता है। वैसे आदमी को कोई कैसे कॉर्नर कर सकता? तुसी महान हो डोनाल्ड दादा, तुसी महान हो। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में मीडिया में सारी बातें आ गई थी कि उन्होंने किताब के लिए इंटरव्यू देते समय फरवरी में ये बोल दिया था दैट दिस पैंडेमिक इज अ वेरी डेंजरस वन। ये कोविड बहुत खतरनाक है और इसमें बहुत मौतें हो सकती हैं, और इसलिए हम अभी पैनिक नहीं फैलाएंगे तो हम किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ही डाउनप्लेड इट। अब सब बातें सब पब्लिक के सामने आ गई, चुनाव 50 दिन दूर हैं, तो वो कहते हैं आई हैव एक्चुअली अपप्लेड इट, आई हैव नॉट डाउनप्लेड इट। रिमार्केबल। देखिए, आज 2 लाख अमेरिकन की मौत हो चुकी है, और अब क्या है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि रिपब्लिकन्स का सपोर्ट पूरा ट्रंप के साथ है, उसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप ने फिर से कल ये वादा किया है, we are going to have the vaccines very soon sir, we'll have the vaccines for all the Americans free of cost, in a few weeks we are going to have the vaccines। वहां डॉक्टर एंथनी फॉची और दूसरे साइंटिस्ट जो बेचारे बोल के थक गए, it's going to take time, we cannot say that we will have a vaccine tomorrow or in a few weeks, there are scientific processes to be। कौन सुनेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ट्वीट कर दिया, उसके बाद इन बेचारे वैज्ञानिकों की कौन सुनने वाला है? हाल ही में ट्रंप ने फिर से एक बहुत ही जबरदस्त दावा किया, अमेरिका देयर इज समथिंग कॉल्ड अ हर्ड, वी आर गोइंग टू हैव अ हर्ड मेंटालिटी अगेंस्ट दिस वैक्सीन। एब्सोल्युटली राइट सर, हर्ड मेंटालिटी छा गए गुरु। ही क्लेम दैट ट्रैवल बैन जो हमने लगाया उससे बहुत फायदा हुआ है, और अमेरिका बोल रहा है, आखिरी पॉइंट बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि सारे अमेरिकन को वैक्सीन में फ्री में दिलवाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई रियली होप कि वैक्सीन जब भी आए भारत में हर भारतीय को ये वैक्सीन फ्री में ही मिले, क्योंकि अगर ऐसे 3rd वर्ल्ड वॉर के बीच में अगर हमारा देश अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, सरकारें फ्री वैक्सीन नहीं दे सकते, और अगर उसके लिए 500, 1000, 2000 रुपए हम लेने लग गए तो हो गया कबाड़ा। कुछ भी करके वैक्सीन फ्री दी जानी चाहिए। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इट्स अ वेरी एबनॉर्मल सिचुएशन। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे प्यारे दोस्तों, टू वॉट एक्सटेंट वुड डोनाल्ड ट्रम्प्स नॉट डाउन प्लेइंग द वायरस थ्रेट मे हैव सेव्ड अमेरिकन लाइव्स? क्या उसके बाद भी यही स्थिति होती? अब हम आ गए हैं गवर्नर दास की बातों पर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो गवर्नर दास साहब ने जो कल बात की एक फोरम में, उन्होंने कहा कि भारत में वी शेप रिकवरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आप जानते हैं दोस्तों, बार बार बोलने में मतलब नहीं है। वी शेप होती है, यू शेप होती है, इलॉन्गेटेड यू होती है, एल होती है, आई होती है, और के होती है, और डब्ल्यू होती है। बहुत अलग अलग तरह का अल्फाबेट सूप होता है बेसिकली। इसको घोल घोल के घुट्टी बना के पियो तो मजा आता है, उससे इंग्लिश बहुत सुधरती है। बेसिकली यही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा है कि वी शेप रिकवरी अभी होती दिख नहीं रही है। 3 दिन पहले जो के सुब्रमण्यम बोले, उनका 180 डिग्री उल्टा पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है।
बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा। वायरस आउटब्रेक्स आर हैम्परिंग रिकवरी, वही बात है जो ओईसीडी ने कही। दास साहब ने ये कहा है कि जितने हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि धीरे 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 अलग अलग सेक्टर्स में सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है। सुब्रमण्यम ने उल्टी बात की थी दास साहब से। आरबीआई ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, ग्रोथ के लिए जो करना पड़ेगा हमारी तरफ से, रेट्स में, रेशियोज में हम करेंगे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई ने बहुत लिक्विडिटी अच्छे दामों पर सरकार को अवेलेबल करवाई भी है पिछले 3 महीने में। इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत हेविली बोरो कर रहे हैं क्योंकि अभी स्प्रेड्स बहुत कम हो गए हैं, लिक्विडिटी बहुत है, तो उन्होंने 3,20,000 करोड़ के बॉन्ड पिछले 4 महीनों में इंडियन कॉर्पोरेट्स ने पिछले 5 महीनों में जारी किए हैं। आरबीआई का बेसिक कहना यही है कि हम बहुत मदद इस तरह से कॉर्पोरेट्स की कर ही रहे हैं। तो ये तो हो गया लेंडिंग और क्रेडिट वाली साइड। अब इसमें आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, जीडीपी फोरकास्ट इंडिया के लिए क्या है। तो जब हमने बात की थी कि पहले सारे फोरकास्ट 4, 5, 6, 7 के रेंज में थे, अब सारे फोरकास्ट 6 से 15% की रेंज में आ गए। आप याद कीजिएगा, हमने आपको अप्रैल में ये प्रेडिक्शन दे दिया था कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें एक फेमस मॉडल है वैसिली लियोनतीफ इकोनॉमिक आउटपुट मॉडल, जिससे पता चल जाता है कितना आउटपुट का डिस्ट्रक्शन होगा। बहुत सिंपल सा मॉडल है वो, और ये प्रेडिक्शन पहले से था। धीरे धीरे अब सभी लोग उस दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन से सिकुड़कर 2.5 या 2.6 ट्रिलियन पर आ जाएगी। अच्छी खबर नहीं है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना देश के लिए, किसी के भी लिए नहीं, क्योंकि जब इस तरह का संकुचन होता है तो नौकरियों की तबाही होती है। कहने का मतलब ये कि ये कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर सरकार अभी स्टिमुलस ले आएगी तो करोड़ों नौकरियां बनाई भी जा सकती हैं। आज भारत भर के युवाओं ने एक ट्रेंड चलाया, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ऐसा एक ट्रेंड चला और वो बहुत जबरदस्त तरीके से चला। ऐसे ट्रेंड कभी भी प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं। ये करोड़ों करोड़ों बच्चों की, जिनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हो रही है तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, या तो एग्जाम ही नहीं हो रही है, प्राइवेटाइज हो रहा है, सब खत्म। इनके मन की जो जेन्युइन चिंता है, और ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भविष्य भारत का, इस बारे में सरकार को बहुत सोचना होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिक्कतें होंगी, तो आपको स्टिमुलस तो लाना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तो क्लियर कर दिया है कि देयर इज गोइंग टू बी नो स्टिमुलस। हमारा अगला सवाल नोट करें, what are the observations by the RBI governor pertaining next 6 months of the Indian economy? प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत शानदार कोर्सेज सिविल सर्विसेज के उपलब्ध हैं, जरूर इनकी जानकारी लीजिए, इनमें एनरोल कीजिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हार्ड डिस्क कोर्सेज हैं। वी आर ऑल हियर विथ यू। हमारी टीम के डिटेल्स यहाँ दिए हैं, इनकी जानकारी लीजिए, बात कीजिए और हमसे ज्वाइन कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। वाई चाइना हार्वेस्ट इंडिया डेटा। अब इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत लंबी चौड़ी जो स्टोरी छापी कि चीन की एक कंपनी भारत के टॉप लोगों का सारा डेटा हार्वेस्ट करके प्रोफाइलिंग कर रही है। डेटा सारा पब्लिक है, लेकिन वो स्क्रैपिंग ऑफ डेटा है। तो ये कहानी मैं आपको फटाफट समझा देता हूं, बहुत सरल है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लंबी चौड़ी कहानी ये बताई कि भैया शेंजन नाम के शहर में चीन के जेन हुआ डेटा है, उसने क्या किया है, दुनिया भर में लाखों लोगों को और भारत में 10 से 15 हजार लोगों का सारा पब्लिकली अवेलेबल डेटा बिग डेटा डेटाबेस में इकट्ठा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लगा के ट्रेंड्स ढूंढ निकाले हैं। अब हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 5 सालों में हम में से हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया, उसमें 4G आ गया, डेटा प्रैक्टिकली बहुत ही सस्ता हो गया, हमारा जीवन ऑनलाइन मूव हो गया, और पैंडेमिक के बाद तो हम सब कुछ ऑनलाइन करने लग गए। तो हमने क्या किया, फेसबुक हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, 50 साइट्स पे और डिजिटल इंडिया की सारी एप्स पर अपना डेटा डालना शुरू कर दिया। तो ये जो शेंजन की कंपनी थी जेनहुआ डेटा, दिस वेरी रिच पब्लिकली अवेलेबल डेटा को उसने स्क्रैप किया। स्क्रैप का मतलब होता है पब्लिकली अवेलेबल है तो उसको उसने खुरच के निकाल लिया। मतलब उसके जो सॉफ्टवेयर रोबोट्स हैं, दे हैव बीन स्क्रैपिंग डेटा इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, कंपाइलिंग एंड क्रिएटिंग अ होल प्रोफाइल अराउंड अ पर्सन। कि भैया प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी हैं तो उनके करोड़ों समर्थक हैं, तो प्रोफाइल तैयार हो रही है, कौन क्या बोलता है, विचार क्या है, तो वो पूरे ट्रेंड, बिहेवियर एनालिसिस ही कर रहे हैं। ये भांडा फोड़ा इंडियन एक्सप्रेस ने। अब इसमें दिक्कत क्या है कि फेसबुक जैसे जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके ऊपर वैसे भी दूसरे बहुत सारे स्टॉप द हेट कैंपेन वगैरह फेसबुक के खिलाफ चल ही रहे हैं दुनिया भर में, और बहुत सारे जेनोसाइड के आरोप लगे हैं, जैसे कि म्यांमार में जेनोसाइड रोहिंग्यास का हुआ तो उसमें फेसबुक ने कुछ किया ही नहीं। अभी अफ्रीका के 1-2 देशों के लिए बोल रहे हैं कि वहां इतने भयंकर जेनोसाइडल मैसेजेस चल रहे हैं, फेसबुक का वहां ऑफिस ही नहीं है, कोई ऑफिसर ही नहीं है, तो वो करेगा क्या। एनीवे,
तो फेसबुक तो जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, वो ये बोलता है कि इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समबडी स्क्रैप्स योर डेटा। बिग डेटा टेक्नोलॉजी एक बिग नेट ऑफ इंफॉर्मेशन की है और वो रोबोट्स काम करते हैं तो किसी व्यक्ति को करना नहीं पड़ता है। भारत सरकार भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अल्टीमेटली ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। तो सिवाय साइबर हाइजीन के और कोई तरीका नहीं है। आप इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन डालें मान के चलना कि वो किसी ना किसी ने यूज कर ली है। तो अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखो। एवरी क्लिक यू मेक ऑन द इंटरनेट इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर। मैं हमेशा ये बोलता हूं, जीमेल से लॉग आउट होकर इंटरनेट सर्फिंग करो। और अगर इस बात पे यकीन नहीं तो अभी के अभी एक पैरेलल विंडो में गूगल जीमेल में लॉग इन कर लो अपने और google.com/history टाइप करके एक बार खोल के देखो। उसके बाद कल आना वापिस, मुझे थैंक यू जरूर बोल देना। तो प्यारे दोस्तों, ये है पूरी कहानी साइबर हाइजीन की। मेरा अगला सवाल, व्हाट इज द स्कैंडल सराउंडिंग द ज़ेनहुआ डेटा कॉर्पोरेशन एंड द स्क्रैपिंग ऑफ इंडियन डेटा। अब ये जो 3 ऑर्डिनेंस आए हैं एग्रीकल्चर को लेके, भयंकर दंगल हो रहा है। बेसिकली भारत सरकार, कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन भारत सरकार इसके कुछ बड़े प्रोविजंस को चेंज करने जा रही है। एक कानून तो पहले पारित हो गया, लेकिन अभी जो 3 बड़े कानून आए हैं, किसान बहुत नाराज हैं। पंजाब हरियाणा के खास तौर पर इसलिए ज्यादा नाराज है क्योंकि वहां एक बहुत वेल एस्टेब्लिश आढ़तिया व्यवस्था चलती आ रही है। तो कहानी है क्या, देखिए 3 नए बिल जो अभी पार्लियामेंट में आए हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेस एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020। आप चाहोगे इसके ऊपर मैं तपस्या का एक पूरा सेशन बना दूं? अगर हाँ तो कमेंट थ्रेड में बताओ। अगर सफिशिएंट लोग चाहेंगे तो एक सेशन तपस्या का पूरा ये क्राइसिस इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर हम लेकर आएंगे कि सरकार क्या चाहती है, फार्मर क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है। अब ये 3 आए हैं, इसमें तीनों में कुछ ना कुछ झगड़ा, लेकिन पहले वाले में सबसे बड़ा झगड़ा है। उसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली परिभाषा है ट्रेड एरिया की। बेसिकली क्या किया है सरकार ने इस कानून में कि ट्रेड एरिया जो डिफाइन की है उसमें उन्होंने मंडियों की ट्रेड एरिया को डिफाइन ही नहीं किया है। बाकी सारा मंडियों के बाहर की ट्रेड एरिया डिफाइन हो गई, तो ऑटोमेटिकली मंडी का ट्रेड एरिया फिजिकली मंडी में फिक्स हो गया है। और जो पहले 200-300 विलेजेस तक स्प्रेड था, अब वो मंडी के फिजिकल लोकेशन में, तो बाकी का सब कॉर्पोरेट्स के लिए खुल गया। और कॉर्पोरेट्स अब अपने डायरेक्टली फार्मर्स को अप्रोच करके खरीद सकते हैं। ऐसे में मंडियां कोलैप्स हो जाएंगी 2-3 सालों में। जब वो कोलैप्स होंगी तो कॉर्पोरेट्स की मोनोपोली हो जाएगी। यही होता है हमेशा दुनिया में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा और इसमें किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। किसानों का कहना है ट्रेड एरिया डेफिनेशन ही गलत है। सरकार का कहना है कि हम फार्मर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स तीनों का फायदा चाहते हैं। और हम तो 2003-4 से ही कहते आ रही है अलग अलग सरकारें कि एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लगा लो। एपीएमसी है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। भारत की हजारों मंडियां जो स्टेट लेवल पे चलती हैं, स्टेट का लाइसेंस होता है, स्टेट की फीस लगती है, स्टेट का सब होता है। और इन मंडियों पर आरोप है कि भाई ये किसानों को सही दाम नहीं देते, बिचौलिए इसमें काफी सारा खा जाते हैं वगैरह। लेकिन उनका होना भी जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा इवॉल्व सिस्टम है ये। इसको पूरा आधारभूत रूप से बदला जा रहा है। तो किसानों का डर ये है और एक्टिविस्ट का ये कहना है कि अल्टीमेटली पूरी फार्मिंग कॉर्पोरेट्स के हाथ में चली जाएगी। अब ये होगा नहीं होगा ये तो 10 साल बाद पता चलेगा, बट फिलहाल तो ये एजिटेशन चल रहा है। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्शंस दैट द फार्मर्स एंड द वेरियस एक्टिविस्ट्स हैव अगेंस्ट द न्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बीइंग ब्रॉट। तो भैया ऐसा है, कोविड जब से आया लोग घरों में कैद हुए तो किताबें ढूंढने लग गए लोग इंटरनेट पे। गूगल सर्च के ट्रेंड बताते हैं कि भारत में बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री को अच्छा खासा पुश मिला, खासतौर पे ई बुक्स को, क्योंकि लोगों ने कोविड आने के बाद गूगल सर्च में बुक्स 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 ढूंढना शुरू की। सबसे ज्यादा लोगों ने इंग्लिश बुक्स ढूंढी, उसके बाद लोगों ने हिंदी बुक्स ढूंढी। हर राज्य ने अपनी अपनी बुक्स ढूंढी। आंध्र प्रदेश ने तेलुगु ढूंढी, महाराष्ट्र ने मराठी ढूंढी, पश्चिम बंगाल ने बंगाली किताबें ज्यादातर ढूंढी। फिक्शन और नॉन फिक्शन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फिक्शन में रोमांस और थ्रिलर्स ये सबसे ज्यादा थे। पता नहीं क्यों रात को 9 बजे तो प्राइम टाइम पे सब जगह ही आता है। उसके बाद भी लोगों को किताबें चाहिए, कुछ होगा एक्स्ट्रा, कुछ होगा। तो रोमांस और थ्रिलर मैक्सिमम था। और नॉन फिक्शन में ऑटोबायोग्राफी सबसे ज्यादा डिमांड में थी। लेकिन ई बुक की सेल सबसे ज्यादा बढ़ गई। एंड ट्रू टू इंडिया, फ्री डाउनलोड ये सर्च सबसे ज्यादा था। तो मैं ई बुक खरीदूंगा या फिजिकल बुक की डिलीवरी घर करो, इससे कई गुना ज्यादा सर्च में किस प्रकार से मैं फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकता हूं, वो डिमांड इससे 7 गुना ज्यादा थी। आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये है पूरी कहानी फ्री डाउनलोड्स की। लेकिन ओवरऑल बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरा अगला सवाल, व्हाट आर सम इंडस्ट्रीज दैट हैव बेनिफिटेड डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड विच इंडस्ट्रीज हैव बीन हिट द मोस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। जरूर 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 उत्तर दीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा।
पार्लियामेंट में लंबा चौड़ा झगड़ा हो गया है कोविड को लेके, क्योंकि आंकड़े 5 मिलियन क्रॉस कर गए। ये बहुत भयानक आंकड़े हैं। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 5 मिलियन। वो ठीक है, रिकवरीज हो रही हैं, लेकिन रिकवरी होते ही आदमी कोई मैराथन थोड़ी दौड़ने लगता है। बहुत सारी दूसरी समस्याएं आ रही हैं शरीर में। ये हम कई बड़े बड़े नेताओं के साथ भी देख रहे हैं ना कि रिकवरी नहीं हो पा रही है फुल। उसके अलावा ये वायरस पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, ये ब्रेन में भी जा रहा है, ये इंटेस्टाइन। सो रिकवरी इज अ गुड थिंग। 10 में से 9 लोग रिकवर होकर घर आएंगे। लंबी रेस में सब ठीक भी होंगे, बट एकदम 24 घंटे में नहीं होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो 5 मिलियन से ज्यादा हैं। मौतें आपकी 85,000 टच हो जाएंगी 1-2 दिनों में। रोज 1000 मौतें हो रही हैं मिनिमम। अब पार्लियामेंट में इसको लेके बहुत हमला सरकार पे हुआ कि आपका क्या मैनेजमेंट रहा है, आप बताइए। तो सरकार की तरफ से काफी सारे उसके जस्टिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन अब रोज के 1 लाख केस का जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है। हमारे मंत्री हर्षवर्धन जी बड़े प्यारे हैं। कई बार उनकी सब्जी छीलते हुए तस्वीरें भी ट्विटर पे बहुत अच्छा, एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड अच्छा लगता है देख के। तो उनकी तस्वीरें भी थी। उनसे ये पूछा गया कि भाई आपने एक बहुत बड़ा दावा किया कि हमने जो कुछ किया उससे इतने लाख लोग बच गए, कौन सा एनालिसिस है हमें बताइए। आप हमें वो पूरा एनालिसिस दो। ऑपोजिशन ने बोला कि जिसमें लाखों जान बची हमको दिखाओ तो सही मैथ्स क्या है। बट देन वो कुछ आने वाला है नहीं। कुछ लोगों ने कहा है कि जब पहला लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पे हुआ, उसके पहले किसी स्टेट से बात नहीं की, उसके चलते करोड़ों लोग सड़कों पे निकल आए। उसके लिए जिम्मेदार कौन? हालांकि बाद में 15-16 वीडियो मीटिंग्स हुई, सबने बातचीत की, फेडरल ढांचा वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल दोस्तों, अब ये जिस दिशा में कोरोना भारत में जा रहा है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट तो है ही। लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है, खुद को बहुत सुरक्षित रखिए। लंबी लड़ाई है और आप और हम मिलकर लड़ेंगे। आग के अंदर हैं, भागेंगे नहीं, लड़ेंगे, लेकिन मास्क लगाकर, हाथ धोकर, भीड़ से दूर रहकर। अदरवाइज तो फिर कुछ भी हो सकता है। हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट आर द की चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कोरोना मैनेजमेंट? अगर अंग्रेजी समस्या है तो ये कोर्स उसका 1 शॉट समाधान है। 100 सेशंस का बना ये अद्भुत कोर्स आप आज के आज पेन ड्राइव कोर्स इसका ले सकते हैं gurukul.pteducation.com से। प्यारे दोस्तों, एक काम जो आपको करना ही करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में आज के आज एनरोल कर लीजिए और अपने और साथियों को भी एनरोल कराएं। लेवल 1, लेवल 2 दो तरह की प्रीमियम मेंबरशिप है। आज हमारा 75th सेशन होने वाला है प्रीमियम मेंबरशिप लेवल 1 में। देखती देखते वो यात्रा। तो आपने अगर आज ज्वाइन किया, इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, क्लिक करोगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऑप्शंस भी आएंगे लेवल 1, लेवल 2 के। तो जैसे आज आपने जिन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्हें इमीडिएटली 74 सेशंस तो अभी तक के रेडी। पूरा खजाना है और अद्भुत क्वालिटी है। आप आइए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये सारे इसके डिलीवरेबल्स हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन। दिक्कत हो ये टेक्निकल सॉल्यूशन से, नहीं तो हमें मेल करके अपना नंबर दीजिए, हमारी टीम रिजॉल्व करेगी। आज के 2 बहुत सुंदर एडिट्स हैं। पहले ये वाला ले लेते हैं। बेसिकली जहांगीर अजीज ये कह रहे हैं कि ये पैंडेमिक जो है भैया, ये तो है हेल्थ क्राइसिस, ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस तो है नहीं। तो ना तो सरकार ना तो आरबीआई इकोनॉमिकली पैंडेमिक को खत्म कर सकते हैं। पैंडेमिक को तो डॉक्टर्स ही खत्म करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के कॉन्ट्रैक्शन के फेज में अगर एमएसएमईज और हाउस होल्ड्स को सपोर्ट नहीं दिया गया तो वो तो पूरी कोलैप्स हो जाएंगे। तो 6 महीने 8 महीने बाद जब इकोनॉमी उठेगी, इकोनॉमी उठना तो तय है 6 महीने 8 महीने 12 महीने 16 महीने, उस वक्त अगर कंपनियां बैठ गई होंगी तब तक, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट ट्राई टू नॉट लेट द कंपनीज कोलैप्स। बहुत अच्छा एडिट है, पढ़िएगा। ये उससे भी अच्छा एडिट है, रैशनलाइज रेगुलेटरी ओवरलैप्स। देखिए, ये कहते हैं कि भारत में डिजिटल क्रांति हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि कानून इवॉल्व होता जा रहा है और अभी तक 6 अलग अलग रेगुलेटर बना दिए गए हैं। 6 विनियामक संस्थाएं मिलकर डिजिटल बिजनेसेस को कंट्रोल करेंगी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। एक बनाइए और एक ऑल होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलिए, नहीं तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। बहुत अच्छा एडिट है, जरूर जरूर इसको पढ़िएगा। दोनों हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज्वाइन भी कीजिए मेंबरशिप को, और कंट्रीब्यूशन की लिंक भी हमने दे रखी है। अगर आप कंटेंट साइड में जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। ये हमारा कल और आगे का शेड्यूल है। सुबह 7:30 बजे पावर ऑफ एफटी की क्लास में मैं रहूंगा, जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कैसी लगी क्लास? लाइक कर लो, शेयर कर लो, सारे क्वेश्चंस के जवाब बढ़िया दे दो, और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे चलो। खुद को सुरक्षित जरूर रखना। कल मिलेंगे अगली क्लास के लिए। नमस्कार, जय हिंद।